हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी कर रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स यूनिट का। अब हम थर्ड चैप्टर में आए हैं जिसका नाम है बैक्टीरिया जनरल अकाउंट। बैक्टीरिया जनरल अकाउंट के पार्ट फर्स्ट में हमने अभी तक देखा कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा काम किया। फिर हमने देखा उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, ऑकरेंस एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब उसको कैसे अलग अलग, कैसे किस जगह पे प्लेस किया गया, उसको वो कहाँ कहाँ मिलता है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक क्लासिफिकेशन, ऑकरेंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, चैप्टर थर्ड, बैक्टीरिया, पार्ट सेकेंड। तो पहले आता है सिस्टमैटिक पोजीशनिंग। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लो। ये ज़्यादा से ज़्यादा या तो एमसीक्यू में आएगा या तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। हाँ, आप इसको अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसको याद रखो। और वैसे ही स्कूल अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में ये कोई हार्ड क्वेश्चन 4-5 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो जस्ट याद रखो इनको कि कुछ ऐसा होता है। अब आते हैं हम ऑकरेंस के बारे में। ऑकरेंस का मतलब क्या है कि अगर मुझे बैक्टीरिया ढूंढना है तो मैं कहाँ ढूंढूँ, मुझको बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा। तो पार्ट फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया कैसा है, भगवान जैसा। कहते हैं ना, भगवान हर जगह मिलते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया भी हर जगह मिलते हैं। ठीक है, ये हॉट स्प्रिंग में भी मिल सकते हैं जिसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है, और कूल जो बहुत ठंडी जगह है वहाँ पे भी मिल सकते हैं जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस है। हॉट स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, गर्म पानी के झरने। अब देखो, गर्म पानी के झरने कैसे बनते हैं, जो पहाड़ होते हैं वहीं से ज्वालामुखी फूटता है, और जो पहाड़ होते हैं वहीं से पानी निकलता है। तो जब किसी पहाड़ के अंदर ज्वालामुखी होता है जो फूटा नहीं होता, या तो बहुत छोटा सा होता है जो निकल ही नहीं पाता, ठीक है, तो और वहीं से पानी का अगर स्रोत निकल जाए तो वो पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर उस पानी का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है तब भी वहाँ पे क्या रह सकता है, बैक्टीरिया रह सकता है। और अगर वही मतलब कोई ठंडा जगह है जहाँ का टेम्परेचर कितना है, -190 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया रह सकता है। अब जैसे तुम गर्मी का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि जब इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर कितना होता है, 50 to 52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसमें लोग लू से मर जाते हैं। तो सोचो 78 डिग्री सेल्सियस तो कितना ज़्यादा होता होगा, है ना। तो और ठंडी का कैसे लगा सकते हैं, -0 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें पानी बर्फ़ बन जाता है। तो सोचो -190 डिग्री सेल्सियस कितना ठंडा होता होगा। इट मे बी एरोबिक और एनारोबिक, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया वेदर इट नीड ऑक्सीजन और नॉट। अब देखो, एरोबिक से याद रखना एयर, एयर को तुम याद रखना ऑक्सीजन। तो जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक। और जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, एनारोबिक से याद रखना नहीं ऑक्सीजन, तो जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक। ठीक है, समझ में आया एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस याद रखना है इसका। और एक चीज़ और याद रखना, वो क्या, ये 78 डिग्री माइनस नहीं है, क्या है 78, और ये क्या है -190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर -78 लिख दिया तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना, एरोबिक और एनारोबिक याद रखना, और ये याद रखना किसको ऑक्सीजन चाहिए किसको नहीं। अब हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का क्या मतलब है, बैक्टीरिया के अंगों के बारे में। अब देखो, हमेशा यही होता है, बचपन में पहले ABCD लिखना सिखाते हैं, फिर ये सिखाते हैं कि अपना नाम लिखो, और फिर उसके बाद जब हम थोड़ा बहुत जानने लगते हैं तो हमको क्या बताते हैं, अपने अंगों के नाम, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे, बैक्टीरिया के अंगों के नाम, कि बैक्टीरिया में कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, उसमें 3 लेयर होती हैं। अब देखो, कन्फ्यूज़ मत होना कि ऐसे तो माइकोप्लाज्मा में भी 3 लेयर थी, फिर माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। याद होगा तुम लोगों को कि जब हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था तो माइकोप्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें 3 लेयर किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की 3 लेयर होती है, और उसको हमने क्या कहा था, यूनिट मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 3 लेयर तो होती हैं, जैसे पहली ये मान लो, दूसरी ये, और तीसरी ये, लेकिन इन तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, ये बने अलग अलग चीज़ों से हैं, इसीलिए कौन सी होती है, अलग होती है। अगर आपको एक चीज़ और याद होगी तो हमने एग्जाम्पल जो दिया था वो क्या दिया था, कि मेरे पास एक कपड़ा है, वो 3 लेयर कपड़ों से बना हुआ है।
पहले उसमें एक नेट का कपड़ा लगा हुआ है, फिर उसके अंदर एक चमकीला मान लो गोल्डन कलर का कपड़ा लगा हुआ है, और उसके सबसे अंदर एक सॉफ्ट कपड़ा लगा हुआ है ताकि जो गोल्डन वाला है वो मुझे चुभे ना। तो मैं उसको क्या कहती हूँ, एक टॉप। लेकिन अगर मैं 3 टॉप पहन मतलब एक रेड कलर का टॉप पहन लूँ, उसके अंदर येलो कलर का और सबसे अंदर ब्लू कलर का, तो तुम उसको एक टॉप थोड़ी कहोगे, उसको 3 कहोगे। मान लो अगर उनके फंक्शन अलग अलग हैं, जैसे मान लो एक ऊन का बना हुआ है, एक बहुत पतले से कपड़े का बना हुआ है गर्मियों के लिए, और एक वो पॉलीथीन रेनकोट वाला है, तो उनका फंक्शन भी अलग अलग हो गया। ऐसे ही इसके फंक्शंस भी अलग अलग हैं और ये हैं भी अलग अलग, इनके फंक्शन अलग अलग हैं, बने अलग अलग चीज़ों से हैं, ठीक है। इसीलिए ये 3 अलग अलग मेम्ब्रेन है, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। और जो माइकोप्लाज्मा की थी उसमें 3 सेल मेम्ब्रेन की 3 लेयर थी, तीनों का फंक्शन सेम ही था, ठीक है। तो जो ये अंदर वाली है ये कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। इसकी बाहर वाली कौन सी है, सेल वॉल। और ये कौन सी है, ये एनवेलप है, जो 2 टाइप की होती है, या तो कैप्सूल होती है या तो स्लाइम लेयर होती है, ठीक है। सबसे बाहर क्या होता है, एनवेलप, जो कितने तरीके का हो सकता है, तरीके का हो सकता है, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर का। उसके बीच में क्या होती है, सेल वॉल, और सबसे अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब हम देखेंगे कैप्सूल और स्लाइम लेयर, मतलब जो एनवलप होता है उसको हम कब कैप्सूल बोलेंगे और कब स्लाइम लेयर बोलेंगे। सम बैक्टीरिया हैव डिफ्यूज्ड एंड लूज एनवलप ऑन आउटर सरफेस कॉल्ड स्लाइम लेयर। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि एक बहुत ही लूज सा एक एनवलप है, बहुत पतला दुबला सा एकदम लूज सा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। वो बना किससे होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा सच एज पॉलीसेक्राइड। तो जो प्रोटोप्लाज्मा होता है, प्रोटोप्लाज्मा मतलब जो भी चीज़ सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन के जो भी अंदर है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्मा। तो जब प्रोटोप्लाज्मा जो होता है वो एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, मतलब एक चीज़ निकालता रहता है अपने बॉडी से। कौन सी चीज़, पॉलीसेक्राइड। वही पॉलीसेक्राइड क्या करती है, एनवेलप बनाती है एकदम पतला डिफ्यूज सा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर वही जो एनवेलप है वो रिजिड नाइट्रोजनस सब्सटेंस से बना हो, मतलब कठोर नाइट्रोजन के सब्सटेंस से बना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सूल। अब ये दोनों पॉइंट क्या हैं, अगर वो कैप्सूल की मोटाई 0.2 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ से बड़ी है, मोटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो। क्या, मैक्रो। और अगर छोटी है तो क्या कहेंगे, माइक्रो। मैक्रो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, बड़े के लिए। देखो मैक्रो, मैक्रो ऐसा भी नहीं लगता बड़ा सा है, और माइक्रो छोटा, ठीक है। तो माइक्रो जब छोटी होगी, 0.2 माइक्रोन से छोटी ही होगी थिकनेस, तो हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रो। जब बड़ी होगी तो क्या कहेंगे, मैक्रो। अब ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि अगर बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है तो बैक्टीरिया हार्मफुल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते ज़्यादा आसानी से। लेकिन अगर बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल नहीं है तो वो हार्मफुल भी नहीं होगा और आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो मैं बैक्टीरिया हूँ, मैं एक रूम में बैठी हूँ, तो अगर तूफ़ान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, धूप है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, घर है तो घर सहेगा, मैं तो अंदर आराम से खेलूँ कूदूँगी। लेकिन अगर मेरे ऊपर घर नहीं है, मुझे ऐसे ही ज़मीन में छोड़ दिया, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, है ना। ऐसे ही बैक्टीरिया के साथ है, जो कैप्सूल है मान लो वो रूम है, तो अगर वो रूम उसके ऊपर है तो वो रिजिड स्ट्रक्चर है तो वो सब सह लेगा, बैक्टीरिया को ज़्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये रहा हमारा कैप्सूल और स्लाइम लेयर में डिफरेंस। इस डिफरेंस को याद रखना, किससे किससे बने हैं वो याद रखना। अब हम आते हैं सेल वॉल के सामने, ठीक है। तो जो 1 2 3 लेयर मैंने बताई थी उसमें ये वाली लेयर हमने पढ़ ली। अब हम आए ये सेकेंड वाली लेयर में, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द बैक्टीरिया प्लस प्रोटेक्शन टू द सेल ऑर्गेनल्स। अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से ह्यूमन सेल और प्लांट सेल देखा होगा। ह्यूमन सेल को आपने देखा होगा, होता वो भी रेक्टेंगल है लेकिन एकदम सीधा सीधा नहीं होता, थोड़ा बहुत अजीब सा उसमें कर्व्स होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होता है थोड़ा बहुत। और जो प्लांट सेल होता है वो कैसा होता है, एकदम डेफिनेट शेप का रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें सेल वॉल रहती है, ठीक है।
और दूसरा काम ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का। अब सोचो कोई भी, मान लो मैं ही एकदम हार्ड आयरन का सूट पहन के उड़ने लगूँ, तो वो आयरन का काम क्या होगा, मुझे बचाना, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन तो यही होगा कि वो मुझे प्रोटेक्ट करके रखेगा। ऐसे ही सेल वॉल क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन तो करेगी ही। अब ये क्या है, वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको स्टार मार्क लगा लो। क्यों? क्योंकि जब भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करता है, मतलब कि अगर ये चीज़ उसमें मिली तब तो वो पक्का सेल वॉल ही है। तो इसका क्या है, द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैन्यूल नॉट ऑफ माइक्रोफाइबर्स। मतलब देखो इसमें ये कहा है कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस चीज़ का कि जैसे मान लो मुझको एक सेल वॉल मिली, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बैक्टीरिया की है कि प्लांट की है। तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो माइक्रोफाइबर से मिलकर बनी होती है आई एम सॉरी, माइक्रोफाइबर से मिलकर बनी होती है। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो ग्रैन्यूल से मिलकर बनी होती है। माइक्रोफाइबर्स मतलब छोटे छोटे धागे, और ग्रैन्यूल्स मतलब ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो ग्रैन्यूल से मिलकर बनी होती है, तो ये किसकी होगी, बैक्टीरिया की होगी। द बैक्टीरिया ऑफ अ सेल इज कंपोज ऑफ, आई एम सॉरी, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड विच इज़ अ पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन और ग्लाइकोपेप्टिन और म्यूरिन, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल हमने पढ़ी अभी तक, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से। कौन से म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से, जिसका नाम क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन। इनके सिर्फ नाम याद रख लो, जब हम स्टेनिंग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या इनका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि क्यों क्या होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया और घोल के उसको घोल दिया, ठीक है। तो तुमको जो पानी दिखेगा वो कैसा दिखेगा, एक लेयर का दिखेगा। तुमको लगेगा कि हाँ ये इस पूरे कंटेनर में पानी है। तुमको ये थोड़ी समझ में आएगा कि नहीं इस पानी में यहाँ पे नमक मिला है, यहाँ पे नमक नहीं मिला है। तो वो क्या हो जाएगा, होमो। हेट्रो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं उसी पानी में नीचे मिट्टी डाल दूँ और थोड़ा सा तेल डाल दूँ, तो क्या होगा, मिट्टी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, बीच में पानी हो जाएगा और सबसे ऊपर ऑयल की एक परत दिखेगी। तो उसका क्या मतलब हुआ, हेट्रो, क्योंकि तुमको तीनों चीज़ें अलग अलग समझ में आ रही कि ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। और पहले वाले में क्या तुमको एक ही दिख रहा था पूरे में ऊपर से नीचे तक। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनेगा। इन तीनों के सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है, सिर्फ नाम याद रखोगी क्या क्या होता है। द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया हैज़ अ काइटिन एंड लिपिड ऑल्सो। जो सेल वॉल होता है उसमें काइटिन और लिपिड भी होता है। अगर ग्राम पॉजिटिव हुआ बैक्टीरिया तो जो म्यूकोप्लाज्मा है उसकी अमाउंट कितनी होती है, 80% तक हो सकती है। और अगर नेगेटिव हुआ तो कितने, 3 से 12% तक होती है। इसको सिर्फ याद रखो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। स्टेनिंग हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सिर्फ याद रखो कि कितने कितने % है, याद रखना हो तो। फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो हमने 2 स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, 2 जो लेयर्स थी। अब हम लास्ट वाली लेयर में आए हैं जिसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, CM, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्मा है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरी का मतलब होता है पहले और प्लाज्मा का मतलब साइटोप्लाज्मा। जो साइटोप्लाज्मा के पहले स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। केमिकली द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ, वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। कौन से लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से। कौन से लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड का क्या मतलब होता है, ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट की मात्रा हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन ऑल इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल एंड लिपिड्स एंड ऑल्सो एसेंशियल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो उसके सांस लेने में मदद करते हैं। तो अब हमारा तीनों जो लेयर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आए हैं किस में, मीजोजोम्स में। मीजोजोम्स का क्या मतलब होता है, मान लो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, जो भी है, इसके अंदर एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा टेढ़ा मेढ़ा सा, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है।
तो इसके फंक्शंस देखते हैं अब हम। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स मीजोजोम्स आफ्टर इनफोल्डिंग। जो सेल मेम्ब्रेन है वही ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाता है, ये इनफोल्डिंग्स कहते हैं। ये इनफोल्डिंग्स बना के क्या करता है, मीजोजोम्स की फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर में हो सकता है ये, वेसिकुलर, लेमिनर, ट्यूबुलर के स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, ठीक है। और ये हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, और इसके कितने जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फंक्शन है, वो कैसे हैं, यूनिट मेम्ब्रेन जैसे हैं। The mesosomes are represents the specific part of cell membrane, but the knowledge of their definite location and functions are not up to mark in a living bacterial cell. ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये पूरे में प्रेजेंट नहीं होते, किसी एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बाकी जगह पे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो वहाँ पे क्यों प्रेजेंट हैं, उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, या वो किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली, ये नहीं पता। दे कंसीडर इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे अंदर यूकैरियोटिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, वही काम मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक के अंदर करते हैं। और ये सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन भी होते हैं, जो भी सांस लेने की जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है उसको गाइड यही करते हैं, मतलब यही बताते हैं कि हाँ चलो अगर ये ख़त्म हो जाए तो रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगा उनका। दे कंटेन वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ऑब्वियसली रेस्पिरेशन करवा रहा है तो रेस्पिरेटरी एंजाइम सारे प्रेजेंट होंगे। They also help in the formation of cell wall and secretion of excretory substance. तो पहला फंक्शन क्या हुआ, रेस्पिरेशन करवाता है। दूसरा फंक्शन क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया है। तीसरा फंक्शन क्या हुआ, सेल वॉल बनाने में मदद करता है। और चौथा क्या हुआ, जैसे कुछ भी खाना अंदर आता है बॉडी के, तो आप उसको 100% यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, आप उसको 60% यूटिलाइज़ करते हैं और 40% अपनी बॉडी से बाहर फेंकते हैं। जो बॉडी से बाहर फेंकने का 60% काम है उसमें भी ये मीजोसोम हेल्प करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया मीजोसोम का फंक्शन। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्मा के बारे में। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स जो भी सेल को जिंदा रखने में मदद करते हैं वो सब उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल एलिमेंट, सॉल्ट, विटामिन एंड वाटर, ये सब उसमें प्रेजेंट रहता है। इट कंटेन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन। देखो कितना सारा सामान है और पानी है, तो अगर मान लो तुम पानी में बहुत सारा सामान डालोगे, मान लो तुमने पानी में 6 चम्मच चीनी डाल दी, 4 चम्मच नमक डाल दिया, फिर ग्लूकोज भी डाल दिया, फिर और मिल्क पाउडर भी डाल दिया, जितना ज़्यादा सामान डालोगे उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। इसमें इतने सारा सामान है तो वो इसलिए क्या है, गाढ़ा है। सल्फर एंड आयरन, बैक्टीरिया कंटेन सल्फर एंड आयरन। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर completely absent in cytoplasma। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा जैसा बैक्टीरिया रहता है, जैसे एक बैक्टीरिया है वो सल्फ़र, उसको सल्फ़र बैक्टीरिया कहते हैं, उसके अंदर सल्फ़र होना चाहिए तो साइटोप्लाज्मा में सल्फ़र हो जाता है। अगर एक आयरन बैक्टीरिया है तो उसके साइटोप्लाज्मा में आयरन प्रेजेंट रहता है। एक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस शो करता है तो उसके साइटोप्लाज्मा में लेमेले होते हैं जो प्लांट के थैलाकोइड्स जैसे मिलते हैं। मान लो कि प्लांट की पत्तियों में एक चीज़ होती है जिस फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल करती है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर जो है वो इनमें भी प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें एब्सेंट रहते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो इसमें बहुत सारे जो डबल लेयर हैं वो एब्सेंट रहेंगे, वो नहीं मिलेंगे। 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है और इसके सब यूनिट क्या होते हैं, 50 और 30। ये याद रखना, 70S में कौन कौन सी होती हैं सब यूनिट, 50S और 30S से मिलकर बना होता है। अब इनको ऐड करके मत बोलना कि 80S होगा, वो 70S ही होता है, ठीक है। जस्ट याद रखना कि नॉर्मल एडिशन नहीं होता, कोई और रूल फॉलो होता है जो आप बहुत हायर स्टडी में पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम एक्यूमुलेट टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो अलग अलग मतलब राइबोसोम बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़फुल होते हैं। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या होगा, बहुत सारे राइबोसोम, ठीक है। Like eukaryotic cells, streaming of the protoplasma is not found in the bacteria. Cytoskeleton and vacuoles are also not found. Some bacteria have gas vacuoles. तो ये याद रखना क्या क्या नहीं मिलता, स्ट्रीमिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और साइटोप्लाज्मा में
जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मा है उसमें साइटोस्केलेटन नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं होंगे। वैक्यूल्स मतलब क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में ज़्यादातर होता है एक खाली स्पेस जैसा होता है। वो किस में हेल्प करता है, स्टोरेज में। अगर मान लो प्लांट सेल में कुछ एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में वो नहीं होता है। अगर किसी किसी में होता है तो गैस वैक्यूल्स होते हैं, गैस के बुलबुले होते हैं खाली, ठीक है, तो उनको याद रखना। फिर अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में, मतलब न्यूक्लियस का जो सिबलिंग होगा, भाई बहन। बैक्टीरिया लैक का मतलब क्या होता है, नहीं होता। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता, डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड थ्रू न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में जो मेन फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, वो यही फंक्शन होता है, यही चीज़ होता है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। तो यही लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होते। डीएनए सर्कुलर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, सर्कुलर गोले के फॉर्म में होता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है बट ये ऐसा गोल के फॉर्म में गोला बनाया होता है। हमारे यहाँ ऐसा 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 होता है ह्यूमंस में, और ये ऐसा गोला बनाया ऐसा 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 मिलके होता है किसमें, बैक्टीरियाज में, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है जिसको जीनोफोर भी कहते हैं। प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव का मतलब क्या था, पहले, पहले का मतलब क्या था, प्रोकैरियोट्स। उसमें क्या क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और न्यूक्लियर शैप नहीं होगा। इन इचर्शिया कोलाई, इचर्शिया कोलाई का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ई कोलाई। बहुत बार हमने ई कोलाई पढ़ा होता है, इचर्शिया कोलाई बहुत कम पढ़ने को मिलता है, बट ई का मतलब इचर्शिया होता है। इसका साइटोप्लाज्मा है 700 to 140 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर लॉन्ग सर्कुलर डीएनए। कितने मीटर का, 700 से 1400। अनकॉइल्ड ड्यूरिंग डुप्लीकेशन। अनकॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं दो वो लूँ थ्रेड और दोनों को घुमा के जोड़ दूँ तो वैसे जुड़ेगा, और अगर मैं दोनों को वापस घुमाऊँ तो वो दोनों सीधे सीधे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अनकॉइल्ड होता है, मतलब वही सीधा वापस जो अलग अलग हो जाता है। और क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है, मतलब ये एक स्ट्रैंड था, इसने एक बना लिया, और एक इसने ये बना लिया, तो दोनों की एक कॉपी बन गई। फिर ये दोनों कॉइल कर गए और ये दोनों कॉइल कर गए, तो दो स्ट्रैंड बन गए, पहले एक था। इसी टाइम पे जब डुप्लीकेशन होता है तभी ये अनकॉइलिंग शो करता है। कौन, एचर्शिया कोलाई। और उसका डीएनए का जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है, 700 से 1400 माइक्रोन। कितना, 700 से 1400। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, बिसाइड क्रोमोसोम, मतलब वो मेन डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसमें एक डीएनए है, ये गोला बनाया हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा ऐसा सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, देखो डीएनए सेगमेंट का होता है, कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, फाउंड इन मैनी बैक्टीरिया कॉल्ड प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में बहुत यूज़फुल होता है। तो इसको सिर्फ याद रखो, प्लाज्मिड नाम का एक चीज़ होता है। और बस यहीं पे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लिव लाइफ, लव लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय, टेक केयर।